हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजकुमार जीएस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त और बिंदास होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों पिछली क्लास में हम सभी ने चार्टर एक्ट 1833 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की क्लास में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले आप सभी को बता दें कि राजकुमार जीएस यूट्यूब चैनल पर एसएससी का जीएस का प्रैक्टिस बैच शुरू किया गया है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के टॉप 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, जो आपके एसएससी के किसी भी एग्जाम, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो या जीडी या रेलवे या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जीएस आती है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आज के क्वेश्चंस की थोड़ी थ्योरी है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले है, देखते हैं चार्टर एक्ट 1773। चार्टर एक्ट 1773 ब्रिटिश सरकार के द्वारा भेजा गया है, सबसे पहला चार्टर था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसद के नियंत्रण की पहली बड़ी कोशिश थी। यानी कि 31 दिसंबर 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और उसके बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन देखने के लिए यह सबसे पहला चार्टर भेजा गया था। इसके बाद है, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। यानी कि जो बंगाल का गवर्नर था, जिसे बंगाल का गवर्नर कहा जाता था, अब उसका नाम बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है, गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी की परिषद बनाई गई। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन बढ़ रहा था, इसको देखते हुए ब्रिटिश संसद ने गवर्नर की सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का निर्माण किया। इसके बाद है, मद्रास और बंबई के कुछ मामलों में बंगाल के अधीन किया गया। यानी कि जो मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी थी, अब उनको बंगाल के अधीन कर दिया और इन सबका एक ही गवर्नर जनरल, सॉरी, अब ये प्रेसिडेंसी बंगाल के अधीन ही काम करेंगी और इनका गवर्नर जनरल बंगाल ऑफ गवर्नर जनरल होगा। तीसरा पॉइंट है, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, स्थापना का प्रावधान किया गया। यह 1774 में स्थापित हुआ। यानी कि बंगाल में 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान आया और इसकी स्थापना 1774 में की गई। यह भारत में संवैधानिक विकास की शुरुआत के प्रमुख चरणों में से एक था। यानी कि जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, यह भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन का एक शुरुआती प्रमुख चरण था। तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके आगे है चार्टर एक्ट 1833, जो कि इंपॉर्टेंट चार्टर है। इसमें देखते हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि 1773 में जिसे बंगाल का गवर्नर से बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था, अब उसी को चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। यानी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, अब वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कहलाएगा। दूसरा पॉइंट है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और ये भारत के मतलब बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद है, ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियां पूरी तरह समाप्त कर दी गई। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी पूरी गतिविधियां, व्यापारिक गतिविधियां समाप्त कर दी गई। अब वह सिर्फ प्रशासनिक शासन करेगी। इसके बाद है, कंपनी मुख्यतः प्रशासनिक संस्था बन गई। 1833 के एक्ट से ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों को समाप्त कर दिया और वह सिर्फ प्रशासनिक संस्था बनकर रह गई। इसके बाद है, भारत में कानूनों के संहिता
सॉरी, भारत में कानूनों के संहिताकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। आगे है गवर्नर जनरल की परिषद में लॉ मेंबर जोड़ा गया। जो गवर्नर जनरल की परिषद थी जिसे 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बनाया गया था, अब उसमें एक नई परिषद मतलब लॉ मेंबर जोड़ा गया और सबसे पहले लॉ मेंबर मैकाले बने थे। थॉमस बेबिंगटन मैकाले को पहला लॉ मेंबर बनाया गया था। इसके बाद है भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण को बढ़ावा मिला। इस एक्ट के द्वारा भारत में प्रशासनिक केंद्रीकरण को बढ़ावा दिया गया। तो दोस्तों ये था चार्टर एक्ट 1833। इसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट। 1853 के बाद चार्टर एक्ट को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जो 1853 का चार्टर एक्ट था वह अंतिम चार्टर एक्ट था। इसके बाद कोई भी चार्टर एक्ट नहीं आया। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 भेजा गया। 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम पारित किया गया। यानी कि यह अधिनियम 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश संसद के द्वारा भेजा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जिसकी स्थापना 31 दिसंबर 1600 में की गई थी, उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत का जो प्रशासन जो अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल रही थी, अब वह ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। अब भारत का शासन इंग्लैंड का ब्रिटिश मतलब इंग्लैंड का जो क्राउन होता है वहां पर राजा होता है वो संभालेगा। इसके बाद है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का पद बनाया गया। अब ब्रिटिश क्राउन भारत का प्रशासन देखेगा, तो इसके लिए ब्रिटिश संसद ने एक पद बनाया कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत का जो एक राज्य सचिव है, इस नाम से एक पद बनाया गया और वह भारत के प्रशासन पर नियंत्रण रखेगा और गवर्नर जनरल को मतलब जो वायसराय है उसको निर्देश देगा और उसके प्रशासन पर पूरी मतलब नियंत्रण रखेगा, देखरेख करेगा। आगे है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है जो कि भारत का राज्य सचिव, उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया बनाई गई। और इसके बाद है गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में भी जाना जाने लगा। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो भारत का गवर्नर जनरल, अब उसका नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया और पहले वायसराय लॉर्ड विलियम कैनिंग बने थे। लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने थे और ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे। इसके बाद है यह अधिनियम कंपनी रूल से क्राउन रूल में परिवर्तित का प्रतीक था। यानी कि 1773 से लेकर 1858 तक यह पीरियड ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का है और 1858 से 1947 तक ये क्राउन रूल यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, जिसमें 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम पारित किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया यानी भारत का राज्य सचिव का पद बनाया गया और उसकी सहायता के लिए काउंसिल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया। दोस्तों जो भारत का राज्य सचिव है वो ब्रिटेन में रहकर भारत के प्रशासन पर नियंत्रण रखेगा। गवर्नर जनरल को वायसराय के रूप में जाना जाने लगा और लॉर्ड कैनिंग थे जो भारत के पहले वायसराय बने। यह अधिनियम कंपनी रूल से क्राउन रूल में परिवर्तन का एक प्रमुख संकेत था। इसके बाद आगे है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861।
भारतीयों को सीमित रूप से विधायी प्रक्रिया में शामिल करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम था। दोस्तों 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिशर्स को लगा कि अब भारतीयों पर शासन करना उतना मुश्किल नहीं है, इसीलिए उन्होंने भारतीयों की भारतीयों की मांगों को स्वीकार करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन भारतीयों को सीमित रूप से विधायी प्रक्रिया में शामिल करने की बात की गई। वायसराय को विधायी कार्यों के लिए अतिरिक्त सदस्यों को नामित करने की शक्ति मिली, यानी कि अब वायसराय अपनी परिषद में एक्स्ट्रा मेंबर्स का नॉमिनेशन कर सकता है, अब उसे ये पावर दी गई। इसके बाद है गैर सरकारी तथा भारतीय सदस्यों को परिषद में शामिल करने की संभावना बनी। आगे है पोर्टफोलियो प्रणाली को कानूनी मान्यता मिली। दोस्तों जो पोर्टफोलियो प्रणाली थी अब उसको कानूनी मान्यता मिल गई थी। आगे है मद्रास और बंबई को पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गई, यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सॉरी 1833 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो बंबई प्रेसिडेंसी थी और मद्रास प्रेसिडेंसी जिसे बंगाल के अधीन कर दिया गया था, अब उसे पुनः विधायी शक्तियां प्रदान की गई। आगे है वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई, यानी जो वायसराय था अगर किसी आपातकाल में परिषद परिषद उपलब्ध नहीं है तो परिषद की अनुपस्थिति में एवं बिना अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता है। विधायी परिषदों के पुनर्गठन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो दोस्तों ये था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, यानी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। आगे क्वेश्चन से सबसे पहले हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इसके बाद है चार्टर एक्ट 1833, इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट एक्ट माना जाता है, इसके बाद है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो दोस्तों आज ये महत्वपूर्ण एक्ट थे जो चार जो कंप्लीट हो गए हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा में भर्ती के लिए किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। दोस्तों पहला क्वेश्चन है चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत भारतीय सिविल सेवा में किस सिद्धांत को स्वीकार किया गया। नामांकन प्रणाली, खुली प्रतियोगिता परीक्षा, प्रत्यक्ष चुनाव और वरिष्ठता प्रणाली। शुरुआती दौर में ईस्ट इंडिया कंपनी में जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा थी उसमें नॉमिनेशन का प्रावधान था, यानी कि किसी प्रभावशाली व्यक्ति ने किसी का नाम नॉमिनेट किया तो उसके सिविल सेवक बनने की संभावना बढ़ जाती थी। लेकिन 1800 चार्टर एक्ट 1853 के बाद सिविल सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली की शुरुआत की गई, यानी कि जिस भी व्यक्ति में प्रतिभा है वो परीक्षा में भाग ले और अपनी प्रतिभा के आधार पर चयन ले। तो खुली प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को इंट्रोड्यूस किया गया 1853 एक्ट के बाद। हालांकि यह 1853 में लागू नहीं हुई, यह कुछ समय के बाद लागू की गई। 1854 से 55 के बीच में यह प्रणाली लागू की गई थी, लेकिन 1853 के चार्टर में यह बात कही गई थी। आगे है चार्टर एक्ट 1853 के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में किस प्रकार का महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। पहला है न्यायपालिका को समाप्त किया गया, कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों को पृथक किया गया, तीसरा है केवल भारतीय सदस्यों को शामिल किया गया और चौथा है परिषद को समाप्त कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर है कार्यपालिका एवं विधायिका के कार्यों को पृथक कर दिया गया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। जैसे विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना और कार्यपालिका का काम होता है कानूनों को लागू करना, तो इन दोनों के काम अलग कर दिए गए 1853 के एक्ट के द्वारा।
आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किस ऐतिहासिक घटना के बाद पारित किया गया? दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 किस घटना के बाद पारित किया गया? अभी अभी आप सभी ने देखा है कि 1857 के विद्रोह के बाद यह अधिनियम पारित किया गया। तो इसका राइट आंसर, हाँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1857 का विद्रोह। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था और इसमें एक सेकंड, हाँ, इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। बंग भंग 1905 में किया गया था, लॉर्ड कर्जन के समय। कर्जन, इसमें बंगाल के दो पार्ट कर दिए गए थे, वेस्ट बंगाल और नॉर्थ बंगाल। इसके बाद बक्सर का युद्ध 1764 में किया गया था। 1764 जो बक्सर का युद्ध था, इस युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई और इसी युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रशासन बढ़ा। आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा भारत का शासन किसके हाथों में चला गया? जो 1858 का एक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया, अब उसके द्वारा जो भारत का प्रशासन था वह किसके हाथों में चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद, ब्रिटिश क्राउन और गवर्नर जनरल की परिषद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटिश क्राउन। 1858 के एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया और उसके स्थान पर ब्रिटिश क्राउन को भारत का प्रशासन सौंप दिया गया और गवर्नर जनरल था, मतलब जो गवर्नर जनरल था उसको हटाकर एक नया पद वायसराय इंट्रोड्यूस किया गया और उसकी सहायता के लिए एक नया पद भारत सचिव पद बनाया गया। आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बाद भारत में वायसराय का पद किसके स्थान पर स्थापित किया गया? तो इसका राइट आंसर है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। भारत का भारत का गवर्नर जनरल, इसके स्थान पर वायसराय का नया पद इंट्रोड्यूस किया गया और पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग बनाए गए। आगे है भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका आंसर है लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने। यहाँ पर है लॉर्ड डलहौजी। इसका शासनकाल 1848 से 1856 तक था। इसके बाद है लॉर्ड कर्जन 1899 से लेकर 1905 तक इसका शासनकाल है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत किस नए पद का सृजन किया गया है? पिछले क्वेश्चन में पढ़ा, इसका राइट आंसर है भारत सचिव। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इस नए पद का सृजन किया गया है वायसराय की सहायता के लिए और उसके प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे है भारत सचिव किसके प्रति उत्तरदायी था? जो भारत सचिव, जो कि ब्रिटिश संसद के द्वारा एक नया पद बनाया गया था भारत के प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए, वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था, क्योंकि उसका मतलब जो भारत सचिव था वह ब्रिटिश क्राउन के अधीन था और जो एक्ट आया था 1858 का वह ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया था, इसीलिए वह ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी था। ऑप्शन 20 का सही उत्तर है। आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के अंतर्गत भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यों की एक नई परिषद बनाई गई? दोस्तों 1858 के एक्ट के पहले जो वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें 4 सदस्य थे, लेकिन 1858 के एक्ट के बाद उसकी संख्या बढ़ाकर 15 कर दी गई। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1858 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का प्रमुख उद्देश्य कंपनी का शासन समाप्त कर ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष शासन स्थापित करना। इस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया गया और जो भारत का प्रशासन था उसे ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सौंप दिया गया। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे है 1858 के अधिनियम के बाद गवर्नर जनरल किसकी ओर से भारत का शासन चलाने लगा? जो 1858 का एक्ट था, तो इसके बाद जो गवर्नर जनरल था, सॉरी यहाँ पर वायसराय आएगा। वायसराय यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन की ओर से भारत का शासन चलाएगा। यहाँ पर वायसराय आएगा क्योंकि 1858 के बाद जो गवर्नर जनरल का पद था उसे वायसराय में चेंज कर दिया है, इसीलिए यहाँ पर वायसराय आएगा। यहाँ पर ये टाइपिंग मिस्टेक है। आगे है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? इसका आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासन है उसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। 1833 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक अधिकार था उसे समाप्त किया गया और 1858 के एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। इसके बाद 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्णतः बंद कर दिया गया। आगे है 1858 के अधिनियम के बाद भारत में वास्तविक सर्वोच्च प्रशासन नियंत्रण किसके पास था? 1858 के एक्ट के बाद भारत में वास्तविक सर्वोच्च प्रशासनिक नियंत्रण किसके पास था? तो इसका राइट आंसर है भारत सचिव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। आगे है महारानी विक्टोरिया की प्रसिद्ध घोषणा क्वींस प्रोक्लेमेशन कब जारी की गई? 1858 के एक्ट के बाद महारानी विक्टोरिया के द्वारा प्रोक्लेमेशन यानी जो भारत का प्रशासन है उसे स्वीकार करने की जो घोषणा है वो 1861 में 1 नवंबर 1861 को जारी की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है महारानी विक्टोरिया की घोषणा किस स्थान पर पढ़कर सुनाई गई थी? यानी कि जब भारत का प्रशासन ईस्ट इंडिया कंपनी से हटकर ब्रिटिश क्राउन को सौंपा गया तो महारानी विक्टोरिया की तरफ से एक प्रोक्लेमेशन लेटर जारी हुआ और इस लेटर को वायसराय कैनिंग के द्वारा इलाहाबाद में सुनाया गया। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। आगे है क्वींस प्रोक्लेमेशन 1858 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य है भारतीयों को प्रशासन के प्रति आश्वस्त करना एवं धार्मिक हस्तक्षेप न करने का वचन देना। 1858 के एक्ट का आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है 1858 के एक्ट का आने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति से ब्रिटिशर्स को लगा कि अब भारत में प्रशासन करना उतना आसान नहीं है जितना पहले था, इसीलिए उन्होंने भारतीयों की मांगों को स्वीकार करना जारी किया और भारतीयों को परिषद में भी शामिल किया गया। इसी को देखते हुए क्वीन विक्टोरिया ने प्रोक्लेमेशन लेटर जारी किया जो भारतीयों को प्रशासन के प्रति आश्वस्त करना एवं धार्मिक हस्तक्षेप न करने का वचन देना। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858